चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं एम चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को आज के क्लास में एक बार स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थी अपने पढ़ाई में अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को एक नए क्लास में फिर हम लोग तब्दील करते हुए बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, SSC MTS और सभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो 1 डे एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव फिजिक्स से 20 प्रश्न लेकर आए। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग जितने भी प्रश्न 20 लिए हैं वो सभी है जो आपके चैप्टर भौतिकी फिजिक्स से संबंधित है और आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कॉपी और पेन के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। आज ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में पहला प्रश्न क्या कहता है, दूरी सदैव होती है। ध्यान दीजिएगा, दूरी आपसे पूछा सदैव होती है तो दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपसे पूछ दे विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन, तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी आपका धनात्मक के अलावा और कुछ नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अगला, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। और ये जो विस्थापन होगा अभी आपको बताएं, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकती है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रा क्या होगा, मीटर। दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि, ये ध्यान रखिएगा। दूरी अदिश राशि और विस्थापन सदिश राशि। कभी कभी सदिश और अदिश भी आपको पहचानने के लिए पूछ देता है, तो आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। किसी वस्तु में वेग की परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहेगा, त्वरण कहलाएगा। त्वरण सदिश राशि है और त्वरण का एसआई मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होगा। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहेगा, मंदन कहेंगे। ऋणात्मक त्वरण को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग मंदन कहते हैं। अब मंदन का एसआई मात्रक पूछ लिया जाए तो वही जो त्वरण का होता है, मीटर पर सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखेंगे इस बात को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक आपसे पूछेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट, रेखीय चाल किसके गुणनफल के बराबर होता है। रेखीय चाल किसके गुणनफल के बराबर होता है, तो कोणीय चाल गुने त्रिज्या। कोणीय चाल गुने त्रिज्या। रेखीय चाल किसके गुणनफल के बराबर होगा, तो कोणीय चाल गुने त्रिज्या का। न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियम का प्रतिपादन किया था, तो 1687 में। न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किस वर्ष किया था, 1687 में। किस पुस्तक में, प्रिंसिपिया पुस्तक में। किस पुस्तक में, प्रिंसिपिया। और गति का 3 नियम दिया, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम कहा गया है और जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो। जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न कहता है, न्यूटन के प्रथम में से किसकी परिभाषा प्राप्त होगी, तो बल का। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या होगा, बल का परिभाषा प्राप्त होगा। न्यूटन के दूसरा गति नियम से बोलेगा तब बल का माप और व्यंजक। न्यूटन के तृतीय गति नियम से बोलेगा तो बल की प्रकृति का पता चलता है। ये भी ध्यान में आपको रखने होंगे। बल किसका गुणनफल, देखेंगे यही दूसरा नियम से आता है। बल किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण का। तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, m गुना a। F बराबर क्या होगा, m गुना a हो जाएगा। और बल का एसआई मात्रक पूछेगा तो आप न्यूटन देंगे। क्या देंगे, न्यूटन, क्योंकि खोज कौन क्या था, न्यूटन। लेकिन एक मात्रक और आप दे सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान का केजी और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना कर देंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगा। खोज न्यूटन ने किया, इसलिए न्यूटन एसआई मात्रक होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आपसे कह दे स्मॉल जी का मान, किसका मान, स्मॉल जी का मान भी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग क्या होता है, शून्य होगा। अगर विराम अवस्था में है तो वेग क्या होगा, शून्य होगा। ऑटोमेटिक सी बात है, कॉमन वाली बात है ये, ठीक है। अब देखेंगे, जब कोई पिंड विरामावस्था से चलना करेगा, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग क्या होगा, तो इस समय उसका वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। कोई विरामावस्था से जब चलना प्रारंभ करेगा तब वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जब कोई पिंड एक समान वेग से अब गतिमान है, अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा, तो त्वरण का मान शून्य। क्यों, क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ, एक समान वेग है तब वेग में परिवर्तन होगा तब त्वरण कहलाएगा। हम यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, वेग में परिवर्तन को क्या कहेंगे, त्वरण। हाँ, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण। और यहाँ क्या करा कि यदि कोई पिंड समान वेग से गतिमान है तो समान वेग है माने वेग में कोई परिवर्तन नहीं, तब वेग में कोई परिवर्तन नहीं तो त्वरण उसमें कितना हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है एग्जाम में। अगला सवाल देखा जाए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, तो भार में कमी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके भार में कमी हो जाएगा। कितना कमी होगा, तो पृथ्वी का 1/6, पृथ्वी के मान का 1/6 वहाँ पर कमी हो जाएगा, भार में कमी होगा। लेकिन व्यक्ति के द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होगा, भार कमी का, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है, तो न्यूटन का तीसरा गति नियम, न्यूटन का तीसरा गति नियम। इसी कारण देखेंगे कई इसके उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जैसे बंदूक से गोली छोड़ते हैं और गोली आगे जाता है और पीछे के जो धक्का कंधे पर पड़ता वो भी न्यूटन का तीसरा गति नियम। नदी में तैरना है, ये भी न्यूटन का तीसरा गति नियम है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण, रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है, रॉकेट जो उड़ान करता है, ये भी न्यूटन का तीसरा गति नियम है। हालांकि वहाँ पर रेखीय समय संरक्षण का भी नियम देता है, लेकिन आपका न्यूटन का गति नियम पूछेगा तो तीसरा गति नियम से। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। अगला, बल तथा समय अंतराल का गुणनफल क्या होगा। बल और समय अंतराल का गुणनफल आवेग होता है। क्या होता है, आवेग। तो आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल, मतलब एफ गुने एस, एफ गुने एस। आवेग की दिशा किसकी दिशा के बराबर हो, समान होती है। आवेग की दिशा किसकी दिशा के समान होगी, तो बल की दिशा के समान होती है। किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ता मार्ग पथ पर नहीं चल सकती है, तो अभिकेंद्रीय बल। ये भी मुख्य क्वेश्चन है, किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है, तो अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिता, एक ही अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, बल आघूर्ण कहेंगे। क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण कौन सी राशि होगी, तो सदिश राशि। बल आघूर्ण कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। जिसमें भी बल लगा मिल जाए सदिश राशि लेके चले जाइए। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बल आघूर्ण पर। सरल मशीन में जैसे उत्तोलक हो गया है ना, जिसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी का पिलास है, चिमटा है, नेल कटर है, मनुष्य का हाथ है, चापाकल है ना, ये सब क्या है, उत्तोलक के सिद्धांत पर काम करते हैं सरल मशीन। तो वो उसका सरल मशीन किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो बल आघूर्ण पर। किस पर काम करेगा, बल आघूर्ण पर। जैसे आपसे कह देगा मनुष्य का हाथ, किसान का हल है ना, किसान जो हल चलाता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आप क्या बोलेंगे, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आपसे कैंची के बारे में पूछ दे तो प्रथम श्रेणी, पिलास बोले तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। तो ये भी आप एक ध्यान दीजिएगा, उत्तोलक से भी संबंधित इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा श्रेणी, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। तो वो भी एक टॉपिक मैं आपको क्लास लेकर आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समाप्त करते हैं। अगर चाहते हैं कि उत्तोलक से संबंधित प्रश्नों को, ठीक है, हल कर दिया जाए पूरा समझाकर, तो वीडियो अगर वैसा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।